प्यारे बच्चों, आज हम लोग थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ। एक तो होता है उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा क्या है उनका इवोल्यूशन मतलब विकास अब कैसे हुआ। ठीक, अब इसके बारे में अलग अलग समय पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, जिसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम आता है ये है लैमार्क और दूसरा आता है डार्विन का। ठीक, इसके अलावा भी अन्य थ्योरीज दी गई हैं इवोल्यूशन के बारे में, जिसमें म्यूटेशन थ्योरी है, जर्म प्लाज्म थ्योरी है एंड मॉडर्न सिंथेटिक इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इन 6 थ्योरीज के बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे, जिसमें पहली थ्योरी आज हम लोग पढ़ेंगे वह है लैमार्क थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये लैमार्क ने जो थ्योरी दिया था, ठीक, वह है क्या, उस थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कि लैमार्क ने अपने थ्योरी को जो बेस बनाया, लैमार्क को कहा जाता है कि ये पहले ऐसे मतलब प्रकृतिवादी हैं या फिलासफर थे जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में अपनी थ्योरी दी, सोच रखी, एक विजन दिया इवोल्यूशन की, पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ। ठीक, पृथ्वी पर जीवन का इतिहास क्या है उसके बारे में पहला प्रमाणिक लिखित नॉलेज भी कहा गया, यही इन्होंने ही दिया। ठीक, तो इनका जो विजन था, जो इम्पोर्टेंस था, क्या था कि द लाइफ प्रोसेस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर लाइफ प्रोसेस है क्या, कैसे जो है जीव विकसित हुए। तो इनको क्या कहा गया कि लैमार्क आर द फर्स्ट हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इनका पूरा नाम जो है जॉन बैप्टिस्टे डी लैमार्क है, जिन्होंने 1809 ईस्वी में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है फिलॉसफिक जूलॉजिक। इसी बुक में इन्होंने इवोल्यूशन के सिद्धांतों को दिया है। ठीक, अब इनके जो इवोल्यूशन के सिद्धांत हैं ये निर्भर किस पे हैं, ये किस पे मतलब इन्होंने बेस किसको लिया था। तो इनका जो बेस था क्या था, क्या वेरिएशन, ठीक, अमंग द ऑर्गेनिक, कि इन्होंने जो बेस बनाया वो क्या था कि जीवों के मतलब बीच में भिन्नताएं जो पाई जा रही हैं, जो वेरिएशंस हो रहे हैं, और वो वेरिएशंस क्या क्या हैं, और उसी चीज़ को जो है इन्होंने अपना आधार बना लिया कि क्यों पाए जा रहे हैं। ठीक, कि वो जो वेरिएशंस हैं वह क्यों है। ठीक, तो लेकिन ही सजेस्टेड दैट वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिक, और वो क्यों है, बिकॉज ऑफ नीड्स ऑफ इन्वायरमेंट, किसके कारण है, जो इन्वायरमेंट की आवश्यकता है उसके अनुसार जीवों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। और जीव जो है जब एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाता है तो उसकी आवश्यकता के अनुसार उस इन्वायरमेंट के अपने आप में परिवर्तन ले आता है। इसी को आधार बनाया इन्होंने, और इसी को आधार बनाकर लैमार्क ने 4 सिद्धांत दिए थे। ठीक, अब ये 4 कौन कौन से इनके सिद्धांत हैं, इंटरनल वाइटल फोर्सेज, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक, और क्या है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये 4 इन्होंने दिया था। तो पहला इन्होंने जो दिया था क्या है, इंटरनल वाइटल फोर्सेज, मतलब इसका जो कहने में तक क्या था, वाइटल फोर्स जैविक शक्ति, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं, दे आर कंटिन्यू टू इंक्रीज देयर कंपोनेंट पार्ट एंड इंक्रीज इन देयर साइज, कि जो जीव हैं जीवित हैं तो उनमें क्या होगा, वह लगातार वृद्धि और विकास करते रहते हैं। ठीक, उनका आकार बढ़ता रहता है। दूसरा इन्होंने क्या बताया था, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कि जब कोई जीव जाति एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाती है, ठीक, तो अब वो करती क्या है, उनमें तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू न्यू नीड्स। ठीक, अब वही क्या करते हैं, धीरे धीरे एक ऑर्गन बदल जाती है, क्या बन जाती है, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट भी हो जाता है। ठीक, तो वातावरण के अनुसार जो है जीव क्या करते हैं, अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। इसी को कहा गया
क्या इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, नई आवश्यकताएं क्या हैं, उसके अनुसार जीवों में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, विकास क्या हो रहा है। तीसरा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अब इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थियरी ये दिया था कि जीव जातियों में एक विशेषता, इन्होंने क्या बताया कि जिन अंगों का उपयोग जितना ज़्यादा होता है उस अंग का विकास उतना ही ज़्यादा होता है, और जिनका जो है उपयोग जितना ही कम होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, लीडिंग टू डेवलपमेंट एंड डीजनरेशन, दो चीज़ को ले लिया। ठीक, कि जितना अधिक उपयोग होगा जिस अंग का वो उतना ही अधिक विकसित हो जाएगा, इसका उपयोग जितना कम होगा वो उतना ही कम विकसित होगा। तीसरा था क्या, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब यह एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी ये भी थी। अब यह क्या था कि इन्होंने जो बताया लैमार्क ने कि प्रत्येक जीव जाति करती क्या है कि वातावरणीय दशाओं में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए अपने अंदर परिवर्तन करती रहती है, और यही परिवर्तन धीरे धीरे वंशानुगत हो जाते हैं और नई स्पीशीज का कारण बनते हैं। यह इन्होंने कहा। क्यों कहा, इसलिए कहा कि प्रत्येक जीव जाति अपने जीवन काल में वातावरणीय दशाओं के अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन ले आती है, और यही परिवर्तन आनुवंशिक हो जाते हैं। ठीक, और यही इकट्ठा होते हैं, कई पीढ़ियों बाद एक नई जीव जाति बना देते हैं। तो यह चार सिद्धांत जो है दिया था लैमार्क ने। अब अपने इन्हीं सिद्धांतों के फेवर में कुछ इन्होंने उदाहरण भी लिए थे। अब वो उदाहरण पहला इन्होंने जो लिया एंजियोस्पर्म के बारे में, क्या अरे पहला जो इन्होंने लिया वो क्या था, एनिमल्स के बारे में, कि एलिफेंट, हॉर्स एंड अदर एनिमल्स, यह पहले इनके सिद्धांत को सपोर्ट कर रहे हैं। और पहला सिद्धांत इनका क्या है, और पहला सिद्धांत था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेंड टू इंक्रीज इन देयर साइज, कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी विशेषता क्या है कि वह अपने साइज में बढ़ते रहते हैं, आकार में बढ़ते रहते हैं। ठीक, उसके उदाहरण के रूप में इन्होंने हॉर्स को, एलिफेंट को लिया। फिर डिसअपीयरेंस ऑफ लिम्ब इन स्नेक्स। अब सर्पों में देखा जाता है पहले पैर पाए जाते थे। ठीक, जो सर्प हैं, सर्प में क्या था, लिम्ब तो इन्हें कहने का मतलब क्या, लेग पाए जाते थे, लेकिन यह लेग जो है उनके भागने में, बिलों में घुसने में, इन सब में क्या थे, एक रुकावट पैदा करते थे, हिंड्रेंस। इनका धीरे धीरे क्या हुआ, उपयोग उनको नहीं रह गया, सर्पों में कम करने लगे। एक समय ऐसा आया कई पीढ़ियों बाद कि पैर उनमें समाप्त हो गए, बिना पैर वाले सर्प बनने लगे। ठीक, तो यह इस किस पे था, अंगों का उपयोग और अनुपयोग पे। फिर डेवलपमेंट ऑफ नेक ऑफ जिराफ, यह जो है इनका बहुत ही क्या कहते हैं, क्लासिकल एग्जाम्पल है। लैमार्क थ्योरी का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल क्या माना जाता है, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, कि इन्होंने जो माना कि पहले जो जिराफ पाए जाते थे पृथ्वी पर उनमें लंबी गर्दन नहीं थी, वह घास के मैदानों में घास को चरा करते थे। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि घास के मैदान समाप्त होने लगे। जब ग्रासेज नहीं रह गई तो वह झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे, तो अपने गर्दन को ऊपर करना शुरू किए, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया झाड़ियाँ भी समाप्त हो गई, तब फिर वह गर्दन को और ऊंचा किए और कहाँ, पेड़ों की तरफ बढ़ने लगे। तो यह इनका एक लगातार प्रयास था, और किसके लिए था, अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो यह लगातार जो इनका प्रयास था, इसमें क्या हुआ, धीरे 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 गर्दन लंबी हुई, और किसके अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार लंबा किए, और वही कैरेक्टर फिर धीरे धीरे आनुवंशिक हो गया, और एक समय ऐसा आया कि लंबी गर्दन वाले जिराफ। तो हम लोग देख रहे थे एविडेंसेज इन फेवर ऑफ लैमार्क। ठीक, लैमार्क के फेवर में एविडेंसेस क्या थे, जिराफ का एग्जाम्पल देखा गया था कि लंबी गर्दन वाले जिराफ कैसे बने। ठीक, उसके बाद उसी में हम आगे बढ़ते हैं, तो आता मनुष्य में जो ईयर है बाहर का, इसको पिन्ना कहा जाता है, इस पिन्ना का भी कोई उपयोग अब नहीं रह गया है। ठीक, जानवरों में देखिए पिन्ना को हिलाते डुलाते रहते हैं जानवर, हम अपनी इच्छा अनुसार उसको नहीं हिला डुला सकते। क्यों, क्योंकि अब उसका उपयोग हमारे लिए नहीं रह गया है। ठीक, तो अब उस कार्य को हम हाथ से कर लेते हैं।
तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो मसिल्स थी पिन्ना की वो रिड्यूस होते हुए चली गई। अब इन्होंने चौथा जो प्रमाण दिया है क्या, बाइसेप्स ऑफ राइट आर्म ऑफ ब्लैक स्मिथ आर डेवलप्ड। ठीक, तो बाइसेप्स को लिया किसके लिए, राइट आर्म का। अब वो क्या था, डेवलप्ड किया। अब डेवलप्ड क्या है इसमें कि इसका उपयोग अधिक हुआ, इससे वो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। ठीक, जबकि लेफ्ट का उतना डेवलपमेंट नहीं होता है। इसी तरह इन्होंने गुफाओं में जो रहने वाले एनिमल्स हैं, गुफाओं में क्या हो, धीरे धीरे उनमें क्या हुआ, लॉस ऑफ आइज का लॉस होता गया, उसकी आवश्यकता नहीं थी। कीवी जो बर्ड्स होता है उड़ नहीं पाती है। ठीक, पंख तो हैं लेकिन चूंकि उड़ने का जो करेक्टर है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्यों, क्योंकि वो उड़ते नहीं थे। ठीक, तो ये हो गया कि जिनका उपयोग अनुपयोग देखा गया। ठीक, दूसरा क्या था, इन्वायरमेंट में कैसे पाए जा रहे हैं, उस इन्वायरमेंट के अनुसार उसमें परिवर्तन हुआ। ठीक, तो ये जो है लैमार्क ने अपने जो सिद्धांत दिए विकास के, उसके पक्ष में प्रमाण दिए थे। बाद में जो है कुछ लोग इनका विरोध भी करते थे। इनके जो विरोधी थे उन्होंने जो है कुछ अपवादों को लेकर आए। एग्जाम्पल के तौर पे जिसको लिया गया, एक एंजियोस्पर्म में देखा गया कि एंजियोस्पर्म के बीच में होता क्या है कि वहाँ पे जो माना गया कि ट्री सबसे पहले विकसित हुए, उसके बाद श्रब आए, हर्ब आए और ग्रासेज आई। मतलब एक वहाँ पे मतलब रिडक्शन इन साइज देखा गया। जबकि लैमार्क ने क्या कहा था, पहला सिद्धांत जो उन्होंने दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म टेंड टू इंक्रीज इन देयर साइज एंड देयर कंपोनेंट पार्ट, वहाँ पे उन्होंने मतलब एक इंक्रीमेंट दिया था। यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन इन साइज का। यह एक जो है अपवाद के रूप में लोगों ने प्रस्तुत किया। दूसरा एक अगस्त बीजमान साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने लेबोरेटरी में चूहों पे प्रयोग किया था। और क्या किया था कि चूहों के टेल को काट दिया और लगातार 22 जनरेशन तक ऐसा ही करते रहे चूहों पे। और उसके बाद भी देखा कि बिना पूंछ वाले चूहे नहीं बने। आगे भी जनरेशन फिर छोड़ दिया, फिर पूंछ वाले चूहे बने। जबकि इनका जो मानना था कि लैमार्क ने कहा जिनका उपयोग होता वह विकसित होते हैं और जिनका उपयोग नहीं होता धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब 22 जनरेशन में चूहों ने टेल नहीं थी, टेल का उपयोग नहीं किया, फिर टेल कहाँ से आ गया। तो इस पे इन्होंने जो है लैमार्क का जो थ्योरी है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर था, कि मतलब उसकी आवश्यकता के अनुसार जो लक्षण डेवलप हुए उसको इन्होंने डिस्कार्डेड कर दिया। लेकिन बाद में उसको उन्होंने क्या पक्ष रखा, इसको था कि जर्म प्लाज्म और सोमैटोप्लाज्म को लेकर देखा गया कि जो करेक्टर जर्म प्लाज्म में है वह तो आगे जनरेशन में जाते हैं, लेकिन जो करेक्टर सोमैटोप्लाज्म में है वो उसी जनरेशन में रह जाते हैं, अगले जनरेशन से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। और जो टेल का करेक्टर था, चूँकि टेल जो है क्या रिप्रोडक्टिव आर्गन नहीं है, ठीक, वह क्या सोमैटिक पार्ट है, उसका अगले जनरेशन से कोई लेना देना नहीं था। ठीक, लेकिन अगर वही परिवर्तन कहाँ आता है, इनके जर्म प्लाज्म में होता तो वो आगे जनरेशन में दिखाई दे जाता है। तो इन सब के विरोध के बावजूद जो है ये देखा जाता है कि लैमार्क ने जो अपनी थियरी दी, इनका एक बहुत अच्छा एक क्लियर विजन था। और विजन क्या था, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक, लाइफ का इवोल्यूशन अर्थ पे कैसे हुआ। दूसरा क्या था, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि जो बायोडाइवर्सिटी पृथ्वी पर है उसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक, तो इस तरह से इनका जो थियरी है वो बहुत ही एक्सप्लेनेटरी है और पृथ्वी पर इवोल्यूशन को जानने में, अध्ययन करने में सहायक। ठीक, तो अब लैमार्क थियरी में जो विरोध आने लगे थे, तो जो लैमार्क के सहयोगी थे उन्होंने क्या किया कि उन अपवादों को हटाते हुए न्यू लैमार्किज्म पेश कर दिया। और न्यू लैमार्किज्म में उन्होंने दो चीज़ों को लिया। तो पहला क्या है, दे सपोर्ट द आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इसको मान लिया, इसको आगे कंटिन्यू किया। दूसरा जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो था उसको भी लिया इन्होंने, और उसको कितनी चालाकी से इन्होंने बदल क्या दिया। इन्होंने पहला कह दिया कि इन्वायरमेंट का जीवों पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है बल्कि क्या इनडायरेक्ट है। और क्या कह दिया कि जो चेंजेज जर्म प्लाज्म में होते हैं वही केवल हेरिटेबल होते हैं, वे चेंजेज
जो जर्म प्लाज्म में नहीं हो रहे हैं वह हेरिटेबल नहीं होंगे। ठीक, तो जर्म प्लाज्म में जो चेंजेज हैं वह हेरिटेबल होते हैं और कई पीढ़ियों बाद ही एक्यूमुलेट होते होते न्यू स्पीसीज फार्मेशन का कारण बन जाते हैं। ठीक, तो ये जो है नियो-लैमार्किज्म में इन चीज़ों को जोड़ दिया गया और क्या कहा गया, नियो-लैमार्किज्म एक्सप्लेन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, डायरेक्ट इफेक्ट को इन्होंने डिस्कार्डेड कर दिया। ठीक, तो ये इतना था आपका